नाज़रान मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कुर्ला बस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 7। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मायूती इत्तेहाद के दरमियान कलमदानों की तकसीम पर तातुल। ज़राए के मुताबिक शिंदे वज़ारत दाखिला और पवार वज़ारत ख़जाना के कलमदान पर हैं बज़ीद। एनसीपी एससीपी लीडर जितेंद्र औहाड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के हालिया बयान की मजम्मत की। कहा, अदलिया को करना चाहिए आइन का तहफ़्फ़ुज़। वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी ईवीएम के खिलाफ रियासत गिर पैमाने पर शुरू की दस्तखती मुहिम। आइंदा चुनाव बैलेट पेपर से मुनक़िद करने का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। मुंबई के कुर्ला में कल रात पेश आए सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है, जबकि इस हादसे में 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। मुंबई के शहरी ट्रांसपोर्ट इदारे की बस ने कुर्ला रेलवे स्टेशन के करीब कई गाड़ियों समेत पैदल चलने वाले अफराद को रौंद डाला। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ड्राइवर ने बस पर से कंट्रोल खो दिया। बस ड्राइवर संजय मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन के साथ दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। मरने वालों की शिनाख्त 55 साल कनीज़ फातिमा अंसारी, 19 साल आफरीन शेख, 18 साल अनम शेख और 18 साल शिवम कश्यप, 70 साल विजय गायकवाड़, 54 साल फारूक चौधरी के तौर पर की गई है। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे में ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और एक पुलिस जीप को काफ़ी नुकसान पहुंचा। बस के मुमकिना ब्रेक फेल होने की बात भी कही जा रही है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। हादसे में जो इसका इंतकाल हुआ मेरी भांजी है, वो गई थी कुछ काम से बॉम्बे सामान लाने के लिए। जो चीज की ट्रेनिंग कर रही है उसका कुछ सामान लाने गई थी। वो वहां से आई, कुर्ला उतरी ट्रेन से और रिक्शा मिली नहीं उसको वहां आने के लिए। तो अपने वालिद को फोन करी उसने कि मेरे को आके ले जाओ। वो गए, उसको लेके निकले वहां से। बाद में फिर ये हादसा हुआ। लड़की ऑफ हो गई। फादर को सर में मार लगा हुआ है, हबीब हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बारे में तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा सर। जो होना था वो हुआ। किसको जाके दोष देंगे? कौन सुनेगा हमारी? कौन है सुनने वाला? प्रशासन को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि प्रशासन हाथ उठा देगा। अब नए नए लोगों को भर्ती कर दिए लोगों ने, जिनको स्ट्रिंग पकड़ने नहीं आती उनको स्ट्रिंग पकड़वा दिए लोगों ने। उनको उनकी जान की फिक्र नहीं है, मगर दूसरों की भी जान की फिक्र नहीं है। 1-2 हादसा हुआ तो समझ में आता है। कई लोग को मार लगा है, कई लोग जान दे चुके अपनी। हम स्पॉट इंस्पेक्शन चेक किया है हमने। अभी मैकेनिकल जो भी गाड़ी की जो कंडीशन है वो हमने चेक की है। अभी उसमें से जो भी डिसीजन या फिर कंक्लूजन आएगा उस पे से रिपोर्ट बनेगा और आपको वो कन्वे किया जाएगा। हमारे जो हेड ऑफिस है उनको भी वो कन्वे किया जाएगा। इनिशियल स्टेज पे क्या लग रहा है? इनिशियल स्टेज पे क्या लग रहा है? वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासती इंतजामिया से कहा है कि वो 100 दिन का प्रोग्राम तैयार करके पेश करें। इन्होंने विधान भवन में मुनक़िदा मीटिंग में मुख्तलिफ रियासती महकमों के तमाम सेक्रेटरियों के साथ जायजा मीटिंग के दौरान ये हिदायत दी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में लामहदूद वसाइल हैं और हम पहले नंबर पर हैं, लिहाजा इंतजार ना करें। इन्होंने हुकूमत की तरफ से शुरू की गई फ्लैगशिप स्कीमों और बुनियादी ढांचे के मंसूबे के लिए एक अलहदा वार रूम शुरू करने को कहा। शफाफियत और ईमानदारी पर जोर देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के ताउन का भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। महायुति इत्तेहादियों के दरमियान कलमदानों की तकसीम पर तातुल के दरमियान महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शिंदे वज़ारत दाखिला जबकि अजीत पवार वज़ारत ख़जाना का कलमदान हासिल करने पर इसरार कर रहे हैं। शिंदे ने वज़ारत दाखिला के अलावा रेवेन्यू, शहरी तरक्की और PWD की वज़ारतें मांगी है, जबकि शिवसेना के एक लीडर ने कहा कि 57 असम्बली सीटों के साथ इनकी पार्टी 11 से 13 वज़ारतों की मुस्तहिक़ है। सियासी मुबस्सिरीन ने कहा कि कलमदानों की तकसीम में ताख़ीर हो रही है। इनका कहना है कि हलफ बर्दारी की तकरीब 5 दिसंबर को हुई थी और 5
दिन हो चुके हैं, फिर भी इस मामले पर फैसला नहीं हुआ है। शोलापुर जिले का मारकाड़वाड़ी गांव सुर्खियों में है। गांव वालों ने हालिया असेंबली इंतखाबी नताइज पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बैलेट पेपर के जरिए मॉक पोल कराने की कोशिश की थी, ताहम इंतजामिया ने इन्हें ऐसा करने से बाज रखा। रियासत भर में कांग्रेस समेत कई पार्टियां ईवीएम के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। कई सियासी लीडरान इस गांव का दौरा करके मुकामी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने आज मारकाड़वाड़ी में लोगों से मुलाकात की और उनसे तबादला ख्याल किया। हाल ही में शरद पवार ने भी इस गांव में ईवीएम के खिलाफ एक एहतजाज में शिरकत की थी। एनसीपी एससीपी के लीडर जितेंद्र औहाड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के हालिया बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि अक्सरियत के मुताबिक फैसले के हवाले से जज का बयान मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो आइन की हिफाजत करे। बात ऐसी है कि संविधान विरोधी भूमिका लेने की किसी को भी शोभा नहीं। एक जज का उत्तरदायित्व है कि वो संविधान की रक्षा करे, क्योंकि संविधान के मूल आधार पे ही कोर्ट चलता है, जस्टिस चलता है। लेकिन अगर जस्टिस ये कहने लगे कि जितनी जिसकी संख्या है उस आधार पे न्याय व्यवस्था चलेगी, तो फिर संविधान है किधर? 90 लोग सामने हैं और 10 लोग एक बाजू में है, लेकिन 90 लोगों ने गलत किया है तो 10 लोगों को न्याय नहीं मिलेगा क्या? इस भाषा का इस्तेमाल होना ये भारतीय न्याय संस्था के लिए बहुत बुरा है। और मैं चाहता हूं कि अगर ये सब ठीक करना है, ये पहला ऐसा न्यायाधीश है जो इसने ओपनली आके स्टेज पे बोला है कि कटमुल्ला विरुद्ध देश, उनके खिलाफ देश, ऐसी परिस्थिति है। इस भाषा का इस्तेमाल होना ये भारत के लिए अच्छा नहीं। और संविधान के जो रखवालदार है, जो संविधान बचाने वाले हैं, जो संविधान के माध्यम से भारत को न्याय देते, वो अगर ये कहने लगे तो खत्म हुआ गया खेल। बीजेपी के साबिक एमपी और तर्जुमान क्रिस सोमैया ने मालेगांव शहर का दौरा किया और बैंक खातों का गलत इस्तेमाल करके कई सौ करोड़ के हवाला केस मामले में बैंक और पुलिस अफसरान से मुलाकात की। इस मामले की ईडी और मुकामी पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। मालेगांव वोट जिहाद का जो किंग पिंग है वो मोहम्मद भगाड़, वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया है। यह घोटाला अब 1000 करोड़ रुपए का हुआ है। जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली संस्थाएं हैं उसमें इनकम टैक्स है, सीबी है, ईडी है, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट है, महाराष्ट्र पुलिस है। इसमें शंका है कि ये घोटाला और बहुत बड़ा है। एक सिंडिकेट की डिटेल पूरी हाथ में आई है जो देश भर के 21 राज्यों की 201 ब्रांचेस अकाउंट में से 114 करोड़ ये जो 14 निर्दोष नागरिक है उनके खाते में जमा हुए, वो पैसे यहाँ 14 अकाउंट में से निकलकर सिराज मोहम्मद और उनके जो साथीदार हैं उनके खाते में गए और वहाँ से फिर अहमदाबाद, सूरत, मुंबई यहाँ के हवाला ऑपरेटर के पास गए। ये घोटाला 1000 करोड़ का हो गया है, उस पे से 600 करोड़ ये मोहम्मद भगाड़ और उनके द्वारा दुबई गए हैं। लातूर के 103 किसानों को औरंगाबाद वक्फ ट्राइब्यूनल की तरफ से जारी नोटिस ने सियासत करवा दी। इस मामले पर महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के सदस्य समीर काजी ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने ऐसी कोई नोटिस किसानों को नहीं दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ ट्राइब्यूनल की जानिब से नोटिस जारी की गई है। लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के तलेगांव में जो किसानों को नोटिस देने की खबर चल रही है, उस खबर में सच्चाई नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने भेजी है। वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई नोटिस हमने किसानों को भेजी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता में हमें ये पता चला है कि वो नोटिसेस उनको वक्फ ट्रिब्यूनल में किसी व्यक्ति ने दावा दाखिल करने के
अगेंस्ट में नोटिस उनको इशू हुए। देखिए, ट्रिब्यूनल कोर्ट एक अलग बॉडी है, जुडिशियल बॉडी, उनका कामकाज अलग है, हमारा कामकाज अलग है। वो अपीलेट अथॉरिटी है। कोई प्रॉपर्टी के बारे में किसी को कुछ संभ्रम है, किसी का कुछ क्लेम है, तो उसका एक अधिकार वहां पर लेकर जा सकता है। वक्फ बोर्ड की बदनामी हो रही है, इस बात को लेकर ही हमने ये प्रेस लिया है और हम आपके माध्यम से सबको ये जानकारी देना चाहते कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने किसी भी किसान को नोटिस नहीं दी है, ना किसी किसानों की जमीन पे हमने दावा दिया है। हमारे जिला वक्फ अधिकारी और मुख्यालय के कुछ लोग हम समिति बनाकर भेजने वाले हैं और वक्फ ट्रिब्यूनल जो दावा चल रहा है उसमें भी अगर हमें पार्टी बनाया है तो हम उसके पूरे पेपर्स की जांच करेंगे और बताएं। हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्तलिफ जमातों ने बीजेपी और इसकी इत्तेहादी पार्टियों की गैर मामूली कामयाबी पर उंगलियां उठाते हुए ईवीएम में धांधली के इल्जामात आयद किए हैं। इन इल्जामात ने अवामी हलकों में एक नई तहरीक को जन्म दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की हिदायत पर ईवीएम के खिलाफ रियासतगीर पैमाने पर एक दस्तखती मुहिम का आगाज़ कर दिया है। ये मुहिम 16 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत एक मखसूस फॉर्म पर शहरियों से ईवीएम के खिलाफ हिमायत हासिल की जा रही है। इनके नाम, शिनाख्ती कार्ड की तफसीलात और दस्तखत लेकर एक मजबूत मौक़िफ़ तैयार किया जा रहा है। नांदेड़ जिले में 1.5 लाख से ज़ायद दस्तखत जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर काउंटर लगाए जा रहे हैं। ये तमाम कागजात सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और मरकज़ी हुकूमत को पेश किए जाएंगे ताकि हालिया असेंबली इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात और आइंदा तमाम बल्दियाती इंतखाबात को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर करवाने की दरख्वास्त की जा सके। और भारत का तकरीबन सभी वोटर ये कह रहा है कि हमको ईवीएम पे वोट नहीं करना है, लेकिन बावजूद उसके चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सरकारें उसी ईवीएम की वकालत करती है। हमने देखा नांदेड़ दक्षिण में मैं उम्मीदवार था। पूरे प्रचार के दौरान में जो लड़ाई चल रही थी वो वंचित बहुजन आघाड़ी तकरीबन वो लड़ाई जीत चुकी थी। सब लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट देने का मन बना चुके थे। हमारी जो स्पर्धाएं थी वो या तो कांग्रेस के साथ थी या एक आरएसएस के कैंडिडेट थे दिलीप कंदकुर थे, यानी मुख्य लड़ाई इन 3 उम्मीदवारों में चल रही थी। जिस उम्मीदवार का कोई प्रचार नहीं है, कोई सभाएं नहीं है, कोई कैंपेनिंग नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, और जो पैसे बांटने वाले कांग्रेस के जैसे और कंदकुर्ते के जैसे कैंडिडेट पैसे बांट रहे हैं, ये अफवाह चल रही थी। तो जिस कैंडिडेट की पैसे बांटने की भी अफवाह नहीं थी, कोई मीटिंगों की अफवाह नहीं थी, एक ऐसा कैंडिडेट विजयी घोषित किया गया और उसको इतने नहीं 60,000 से ज़्यादा वोट मिले। जब 60,000 लोग वोट दिए तो खामोशी में क्यों दिए? आत्ताच झालेल्या विधानसभेमध्ये ज्या पद्धतीचे निकाल आलेत आणि ते निकाल हे सर्वांनाच संशयास्पद निकाल आहेत, हे कुणालाही अपेक्षित नसलेले निकाल आहेत आणि ह्या निकाल आम्हाला हे मान्य नाहीत। पार्टीचीही हीच भूमिका आहे। आमचं झालेलं मतदान हे आम्हाला समजत नाही की आमच्या मतदान केंद्र असेल, आमचं गाव असेल, आमचा एरिया असेल, त्या एरियामध्ये झालेलं मतदान हे आम्हाला जो माणूस भेटतो तो एकच सांगतो। औरंगाबाद के क्रांति चौक में भी वंचित बहुजन अघाड़ी ने ईवीएम के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के नारे लगाए। इन्होंने इसे जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश करार दिया। इस दौरान एहतजाजियों ने अलामती ईवीएम को भी नजर आतिश किया। निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमच्या या मशीन यंत्राद्वारे या राज्यातलं जे देशातलं जे आरएसएस आहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीनं आमच्या ईव्हीएम मशीनद्वारे आमच्या मतामध्ये हेराफेरी करून या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आणलेलं आहे। आणि भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हे जनतेच्या मतावर निवडून न आल्यामुळं, निवडून न येता ते फक्त ईव्हीएम मशीनमुळे आलेलं आहे। आणि त्यामुळे 1932ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो जाती निवाडा जाहीर झाला होता, त्या जाती निवाड्यामध्ये आमचा मतदानाचा अधिकार आम्हाला मिळाला होता। तो मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीने संघ करीत आहे, म्हणून आम्ही आज या ईवीएम की होळी केलेली आहे। शिवसेना यूबीटी की जानिब से धूले में ईवीएम के खिलाफ मशल रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हालिया इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने आइंदा इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराने की मांग की।
जालना नांदेड़ समृद्धि हाईवे के लिए हासिल की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। इस मसले को लेकर कांग्रेस के साबिक एमएलए कैलाश गोरंत्याल ने जालना के जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और मुनासिब मुआवजे का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया। गोरंत्याल ने कहा कि जिस तरह मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे के लिए हासिल की गई ज़मीनों का मुआवजा दिया गया था, वैसे ही मुआवजा जालना नांदेड़ के किसानों को भी दिया जाना चाहिए। इन्होंने खबरदार किया कि किसानों को ज़मीन का मुनासिब मुआवजा न मिलने की सूरत में किसी अफसर को किसानों की ज़मीन पर कदम रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एकतर मागणी अशी आहे, पहिली मागणी, प्रमुख मागणी ज्यासाठी मी इथं आलेलो आहे की नांदेड जालना जे समृद्धी मार्ग झालेला आहे तिची कृती समिती झालेली आहे आणि त्या कृती समितीच्या अनुसाराने आज मी कलेक्टर ऑफिसला भेटायला आलो। माझ्यासोबत आमचे मित्र सरपंच रामनगर गोपालराव आहे, गणेश खरात आहे आणि असंख्य शेतकरी माझ्यासोबत आहे। कारण 2013 मध्ये जे कायदा झाला भूसंपादनाचा कायदा, जसा तुम्ही नागपूर मुंबईला ज्याप्रमाणे पैसे दिले त्याप्रमाणे आम्हाला पैसे द्या आणि 2019 पासून रेडी रेकनरचं काम झालेलं नाही, म्हणून ते जुना रेडी रेकनर प्रमाणे यांना पैसे देतात। सध्या खाजगी कोणाला दिलं तर 1 एकर त्या रोडवर 1 करोड पेक्षा कमी नाही, पण शासन किती घेते 20 लाखांमध्ये, तो कोणी शेतकरी त्याला तयार नाही। असं ठरलंय की जर यांना त्या मुंबई नागपूर समृद्धीप्रमाणे जर पैसे दिले तर ठीक आहे, आता कोणत्याही अधिकारीला शेतात येऊ देणार नाही। सॉइल टेस्ट असेल, काही टेस्ट असेल, आम्ही असं ठरलंय की जोपर्यंत बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में एक बड़े मोड़ में मुंबई पुलिस ने कहा कि इन्हें अब तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल के मुलविस होने का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने 13 मुलजमीन की तहवील की दरख्वास्त करते हुए खुसूसी मौकूफ़ा अदालत के सामने ये बयान दिया। इस्तग़ासा ने दावा किया कि अनमोल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और गैंग लीडर के तौर पर अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पुलिस ने कहा कि इन्हें अनमोल के शमूलियत का बाइस बनने वाले कई छोटे राब्ते मिले हैं और ये कि मौसलात और रवाबित की एक पूरी जंजीर बनाने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मुबैना मज़ालिम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुंबई में भी हिंदू, बौद्ध और जैन तबके के लोगों ने मिलकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पड़ोसी रियासत में अक़लियती तबके पर हो रहे मज़ालिम पर तशवीश का इज़हार किया और वहाँ अक़लियतों उनके मजहबी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी पर हो रहे मजालिम के खिलाफ मालेगांव शहर में महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों के साथ हो रहे बर्ताव पर तशवीश का इजहार किया। नागपुर में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मुबैना हमलों की मज़म्मत की। इन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में अक़लियतों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। अलग अलग जैसा बोहरा हो गया या सिया सुन्नी, ये एक मंच पर है पहली बार, और हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं बांग्लादेश की। वो जहाँ वहाँ पे जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, देखिए माइनॉरिटी पे किसी भी देश में अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और कोई भी देश हो, क्योंकि माइनॉरिटी की आज जो है सरकार से बहुत लगी हुई रहती है। उनका कोई नहीं रहता, उनकी सिर्फ सरकार होती है, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। उनकी सुरक्षा अगर सरकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरे देश से लोग जाके करेंगे क्या? तो ये वहाँ की गवर्नमेंट को हम एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, आप वहाँ की माइनॉरिटी की रक्षा कीजिए, नहीं तो हम यहाँ से एक कड़ा संदेश देंगे। इसके अकोला में भी बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमत हिंद से बांग्लादेशी हुकूमत पर दबाव बनाने की अपील की गई। इस दौरान एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि जब तक हिंदुओं के खिलाफ मज़ालिम ख़त्म नहीं होते तब तक बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएं। और आखिर नजर हेडलाइंस पर।
कुर्ला बस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 7। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लवाकिन को फी के 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। महायुति इत्यादियों के दरमियान कलमदानों की तकसीम पर तातुल। जराये के मुताबिक शिंदे विदारते दाखिला और पवार विदारते खजाना के कलमदान पर है बजिद। एनसीपी एससीपी लीडर जितेंद्र औहाड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के हालिया बयान की मजम्मत की। कहा, अदलिया को करना चाहिए आइन का तहफ्फुज़। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी ईवीएम के खिलाफ रियासतगीर पैमाने पर शुरू की दस्तखती मुहिम। आइंदा चुनाव बैलेट पेपर से मुनाकिद करने का मुतालबा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।